गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर 26 अक्टूबर के करंट अफेयर कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं आर्टिकल्स का। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1, जिसमें मेंशन किया गया है संविधान में नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जिसमें भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है भारत के लिए। इंडिया दैट इज़ भारत। फिर है आर्टिकल 3, जो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब ये पावर किसके पास है ये सब चेंज करने की? हमारी पार्लियामेंट को दी गई है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करने के लिए पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री का ऑल्ट्रेशन करना है तो उसके लिए संविधान में कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बिना अमेंडमेंट के वो हो सकता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 है जो कि बात करता है ऐसे सभी लॉज, रेगुलेशन, कानून जो बनाए जाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स को कम करने की कोशिश करेंगे, वो सभी नल एंड वॉइड माने जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर ये मेंशन की गई है, आर्टिकल 13 में यही दिया गया है। फिर आर्टिकल 14 की बात करें, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि हम देखते हैं रिजर्वेशन का सिस्टम जो है वो एक्सेप्शन है, पर उन एक्सेप्शन को हटा दिया जाए तो फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलने चाहिए। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत करने का काम करता है आर्टिकल 17। फिर आर्टिकल 19 जो प्रोटेक्शन देता है सर्टेन राइट्स के लिए रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। और बेसिकली आर्टिकल 19 के अंदर 6 अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संघ बनाने का, अगर कोई संघ बनाना है, कोई समिति बनानी है, वो बनाने का अधिकार, कहीं भी घूमने का, कहीं भी जाने का अधिकार, कोई भी काम करने का अधिकार, ये सारे दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। फिर है आर्टिकल 21 जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है। पहले ये पार्ट जो था DPSP के अंदर था। अच्छा, आप लोग अब ये बताइए कि कौन सा DPSP था ये, जिसको फिर फंडामेंटल राइट का रूप दे दिया गया है। आर्टिकल 32 बात करता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, और इसी को आर्टिकल 32 को ही BR अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट का हमारे हनन हो रहा है, कोई उनको छीन रहा है, तो उनको वापस से लागू करवाने का अधिकार है, और इसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और इसी के तहत 5 तरह की रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी, जैसे कि मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्शियरी, कोवारंटो। ठीक है, इसी तरह की रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल को लागू करने के लिए जारी की जाती हैं। फिर है आर्टिकल 44 जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा रिविजन। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ये दिन जो है 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 24 अक्टूबर के दिन ही 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। ठीक है, थीम इस बार की क्या है? इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड होम एज इट्स नेशनल एम्बेसडर। तो ECI ने नेशनल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है राजकुमार राव को। इनको क्यों किया गया? इनके कुछ समय पहले एक मूवी आई थी न्यूटन, जिसमें इन्होंने इलेक्शन, मतलब ये जो मूवी है इलेक्शन पर ही बेस्ड थी, और ये इन्होंने रोल किया था एक पोल ऑफिशियल का। ठीक है, जो कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, और इन्होंने अपने रोल में इंश्योर किया था कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, है ना, हर तरीका उसके लिए अपनाया था। तो वो मूवी काफ़ी इंस्पायर करने वाली मूवी थी, वोट देने के लिए इंस्पायर करने वाली मूवी थी, तो इसीलिए इनको रखा गया है, इनको अपॉइंट किया गया है एज नेशनल एम्बेसडर ECI की तरफ से। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। अब एक चीज़ ये याद रखनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वहाँ के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। स्टेट्स में जो इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है वो पंचायती राज या लोकल बॉडीज़ जो है ना, उनके इलेक्शन के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन नहीं करवाता, लोकल बॉडीज़ के करवाता है।
ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ECI ही जिम्मेदार है। अब बात करें एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो यहाँ पर मेंशन ही की गई है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी के इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। अब संविधान में कहाँ पर मेंशन किया गया है इसके बारे में, तो पार्ट 15 और आर्टिकल 324 से लेकर 329 इन आर्टिकल्स में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। ये सभी आर्टिकल्स डील करते हैं विद इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। अब इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है उनका, 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, फिलहाल हैं राजीव कुमार, ये 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये इस समय कौन है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग यूनाइटेड नेशंस फोरम इन फॉरेस्ट मीट। अच्छा, इन नहीं होगा, ऑन होगा, है ना। फॉरेस्ट के ऊपर जो मीट है यूनाइटेड नेशन फोरम की, ये कौन इसको होस्ट कर रहा है, तो इंडिया इसको होस्ट कर रहा है 2023 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये ऑर्गेनाइज कर रही है एक मीट एज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में है ना फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस फोरम का, इस मीट का एजेंडा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन एंड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, विच इंडियन फिल्म इज़ गोइंग टू प्रीमियर इन टोक्यो फिल्म फेस्टिवल। तो भारत की एक फ़िल्म है सुमो दीदी, इसको टोक्यो फिल्म फेस्टिवल पर प्रीमियर के तौर पर दिखाया जाएगा। अब ये जो फिल्म है ये किस लिए दिखाई जाएगी, क्या खास है इसमें, तो सुमो दीदी जो फिल्म है ये इंस्पायर है बाय इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल सुमो रेसलर, इनका नाम है हेतल दवे, ठीक है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जयंत रोहतगी ने, और अब इसको टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। तो यहाँ पर बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है सरदार उधम को, सुजीत सरकार के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म है इसमें रॉकेटरी द नामी इफेक्ट, इसके डायरेक्टर हैं R माधवन। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है एक था गाँव। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर हैं निखिल महाजन फॉर द फिल्म गोदावरी। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं श्रेया घोषाल। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज़ मिठू दी है इंग्लिश में और 3-2-1 मराठी और हिंदी में। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म्स में मुन्नम वलावू मलयालम मूवी है, ये जीती है नेशनल फिल्म अवार्ड। और ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, अनाउंस तो पहले हो गए थे लेकिन अब दिए जा रहे हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इंडिजिनसली बिल्ट रॉकेट विक्रम 1 इज़ डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो स्काई रूट जो है स्पेस स्टार्टअप है, स्काई रूट कंपनी, बहुत बार नाम सुनते रहते होंगे आप, स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा विक्रम 1 रॉकेट को बनाया गया है। इससे पहले हमने देखा था विक्रम S, वो भी इसी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो विक्रम 1 जो है ये स्काई रूट का सेकेंड रॉकेट है और 2024 के स्टार्टिंग में ही इसको लॉन्च करने का प्लान स्काई रूट कर रहा है। विक्रम 1 इज़ अ मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल with a capacity to place around 300 kilogram payloads in low Earth orbit. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के अगले सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंद्रमणि पांडे। आप यहाँ पर पिक्चर में भी इनको देख रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इंडियन सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर गए हुए हैं। फ़िलहाल हम देखें तो ये प्रेजेंटली एम्बेसडर या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत के टू द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा। और कुछ समय पहले ही हमने अभी देखा था जेनेवा में जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, उन सभी में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये फ़िलहाल, ठीक है। और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इनको बनाया गया है, पहले इंडियन हैं जो ये बने हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनिशियली इसको बिस्टेक के नाम से जानते थे, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पहले सिर्फ ये कंट्रीज थी इसमें। लेकिन इसको रीनेम किया गया 1997 में जब म्यांमार इसमें शामिल हो गया। और 2004 में इसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ जुड़ गए।
भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल हो गए 2004 में। ठीक है, 7 मेंबर कंट्रीज़ कौन से हैं बिम्स्टेक के? इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 21% इन 7 कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। 2022 में बिम्स्टेक की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, समिट कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका में हुई थी, वर्चुअली हुई थी ये। ठीक है, 5th बिम्स्टेक समिट थी ये, वर्चुअली हुई थी, दोनों चीज़ें याद रखनी है। और इसमें बिम्स्टेक चार्टर को भी साइन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बिम्स्टेक का? ढाका बांग्लादेश में है। और सेक्रेटरी जनरल हैं इसके इंद्रमणि पांडे, जो कि इंडिया से हैं, जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं। अब मैप में ये कंट्रीज़ आप देख सकते हैं बिम्स्टेक की कौन कौन सी हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज़ हैं मेंबर कंट्रीज़ बिम्स्टेक की। अमित शाह इनॉग्रेटेड कंट्रीज़ फर्स्ट नैनो DAP प्लांट इन विच प्लेस? कुछ समय पहले हमने देखा था इफ़को के द्वारा नैनो यूरिया एक डेवलप किया गया था, है ना। तो वही नैनो यूरिया प्लांट अब स्टेब्लिश किया गया है, देश का पहला। अमित शाह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। इफ़कोस नैनो DAP लिक्विड में हमने देखा था ना कि एक बोरी जो यूरिया होता था उसकी जगह एक बॉटल लिक्विड नैनो यूरिया बनाया गया। तो एक बोरी की जगह एक बॉटल से काम चल जाएगा, छोटी सी बॉटल, और उसके रेट भी बहुत कम थे। तो उसी के लिए प्लांट बनाया गया है कलोल, गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, नैनो यूरिया इज़ स्प्रेड नॉट ऑन द ग्राउंड बट ऑन द प्लांट्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी में जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में हम यूरिया डाल ही नहीं रहे हैं। यूरिया किस लिए डालते हैं? ताकि जो प्लांट्स हैं उनको बचाया जा सके, है ना। प्लांट में कीड़े लग जाते हैं या वो ख़राब होने लगते हैं, उनको बचाया जा सके। लेकिन जब हम वो पाउडर वाला यूरिया या फिर जो पहले से हम यूज़ करते आए हैं वो यूरिया जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको मिट्टी में डालना पड़ता है। ठीक है, तो जिससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है, उसमें वो मिल जाता है। लेकिन ये जो है लिक्विड में है, बॉटल में है, थोड़ा सा यूरिया लगता है, पैसे भी कम इसमें फार्मर्स के लगते हैं, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। और साथ में जो सॉइल है उसके नेचुरल एलिमेंट्स भी बने रहते हैं। तो इसी के लिए प्लांट लगाया गया है। देश का पहला नैनो यूरिया का प्लांट है। ठीक है, गांधीनगर, गुजरात में। अ न्यू बुक रिवोल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस इज रिटन बाय whom? तो ये बुक जो है ये ऑप्शन C करेक्ट है, D तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन। टोनी सल्दान्हा और फिलिपो पसेरिनी, ये दोनों बिजनेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं और इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इस बुक का पूरा नाम है रिवोल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, हाउ टू बिल्ड डायनामिक प्रोसेसेस फॉर एंड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। यहाँ पर बुक्स और ऑथर्स को रिवाइज कर लेते हैं। आज़ाद ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद की। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर। मुंडका उपनिषद करण सिंह। छत्रपति शिवाजी महाराज श्रीमंत कुकाटे। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा आर ज्योतिमणि और जी बालन की बुक है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये JP नड्डा के द्वारा लॉन्च की गई। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर कौशिक और आर श्रीधर की बुक है। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन टू परफॉर्म रावण दहन? रावण दहन दिल्ली में लाल किला में पिछले 40 सालों से परफॉर्म किया जा रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने इसको परफॉर्म किया है। और ये महिला कौन है? पहली महिला कंगना रनौत है, ऑप्शन B करेक्ट है। ठीक है, 40 साल मैंने बोल दिया, 50 साल से ये किया जा रहा है ऑर्गेनाइज। ठीक है, दशहरा पर किया जाता है रेड फोर्ट में दिल्ली में। और पहली बार कंगना रनौत, एक महिला ने पहली बार इसको परफॉर्म किया है। ठीक है, मतलब परफॉर्म करना क्या होता है? वो होता है ना जैसे भगवान राम थे, वो तीर जो चलाते थे, उसी तरह से रावण दहन किया जाता है ना, धनुष और तीर का इस्तेमाल करके। तो वो परफॉर्म करने वाली पहली महिला बनी है कंगना रनौत। विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन मेंस डिस्कस थ्रो एट द एशियन पैरा गेम्स? तो अभी एशियन गेम्स तो ख़त्म हो गए, एशियन पैरा गेम्स शुरू हो गए हैं, तो नई चीज़ें याद करने के लिए तैयार हो जाइए। नीरज यादव जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस डिस्कस थ्रो में। अब बहुत सारे मेडल जीते जा रहे हैं ना, तो जब हो जाएगा ये ख़त्म तब हम सबको देखेंगे अच्छे से। अभी थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म हामून दैट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल? तो ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है हामून, ये नाम हामून किसके द्वारा दिया गया है? ईरान के द्वारा। ऑप्शन लिखा ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ईरान के द्वारा ये नाम दिया गया है इसको। हामून एक पर्शियन वर्ड है दैट रेफर्स टू टेम्पररी डेजर्ट लेक्स एंड मार्शलैंड्स। और जो
13 मेंबर कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन में, वो सभी मिलकर क्या करते हैं कि नाम दे देते हैं साइक्लोन्स के लिए। नाम पहले से ही लिस्ट एक रहती है मौजूद, जो अलग अलग कंट्रीज़ ने दिए होते हैं। तो हर बार किसी ना किसी कंट्री के द्वारा दिया गया नाम ले लिया जाता है, कोई भी साइक्लोन आता है तो। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 7th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? सिद्धार्थ मृदुल, अभिनव घोष, सिद्धार्थ कुमार या फिर रजत सिंह? इसका आंसर बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।